देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश शाह, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम मुंबई सिटी, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 45 ईयर्स। आज हमारे ये हेल्थ बुलेटिन में जो हम जारी कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको कोविड के बारे में बताऊंगा, जो आज का हॉट टॉपिक है और बहुत लोगों को काफ़ी गलतफहमी है। यहाँ तक कि बहुत हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों को भी ये कोविड के बारे में समझ जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ मैं टीच करता हूँ वो हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी लोगों को कोविड के बारे में जो ट्रीटमेंट या तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको आज विगत से और विस्तार से समझ देना चाहता हूँ। आशा है ये आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, या तो आपको कोविड के बारे में अच्छी जानकारी देगा और आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को कैसे ट्रीट करना, कहाँ लेके जाना, क्या करना, ये आपकी समझ में आएगा। और ये जो कोविड है, पहली बात तो ये है कि इससे डरना बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एक ऑर्डिनरी वायरस है और काफ़ी लोग जो जिनका डेथ होता है या जो लोग सीरियस होते हैं उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरी समझ से कोई कोविड से मरता नहीं है। जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और अगर कोई आपको धक्का देता है तो आप गिर जाते हैं, लेकिन आपका डेथ नहीं होता है, आप सीरियस नहीं होते कभी भी। वैसे ही अगर आप पहले माले से कोई आपको धक्का देता है और कोई आपको चौथे माले से धक्का देता है या तो कोई आपको 9वें माले से धक्का देता है तो डेफिनेटली आप सीरियस होएंगे, डेफिनेटली आपकी जान जाएगी। वैसा ही कोविड में है। अगर आपने आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा है, जैसा कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपने बराबर कंट्रोल नहीं किया है, तो ये जो डायबिटीज़ है ये पहला माला है, अल्कोहल है वो दूसरा माला है, स्मोकिंग है वो तीसरा माला है, बीपी है वो चौथा पांचवा माला है, अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी तो आठवां माला है, और अगर आपको किडनी वगैरह कुछ खराब है, लंग्स खराब है, तो आपको वो 9वां 10वां माला है। और जैसे जैसे आप माले चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का और डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे आपको 10वें माले से कोई धक्का देता है, आप गिरते हैं, आपकी मौत हो जाती है, तो वो आपकी मौत कोविड से नहीं हुई, कोविड सिर्फ धक्का है। अगर आपको 9वें माले चढ़ गए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लंग्स, दारू, सिगरेट्स, खराब आदतें लगा के, तो आपको कोविड सिर्फ धक्का है, कोविड से आदमी मरता नहीं है। तो पोजीशन ये है या तो सीख ये है कि हम सबको ये जो चीज़ें हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, इससे बचना है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के कोविड पार्ट 2, कोविड पार्ट 3, कोविड पार्ट 5 आएगा, और अगर हमने ये सब ध्यान नहीं दिया, हमारी हेल्थ के बारे में हमने कुछ ख्याल बराबर नहीं किया, तो ये समझ लो कि आगे चल के भी आदमी 50-60 साल में उनकी मौत आ सकती है, उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उनको आईसीयू में जाना पड़ेगा। और एक बात ऐसी है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ तो बचाना ही बचाना है, आपकी वेल्थ के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी जो स्टैटिस्टिक्स है आज पूरे वर्ल्ड में, तो एक आदमी के पीछे हम लोग महीने का 5,000 रुपया खर्चा करते हैं, और दवा पानी में या तो हेल्थ बचाने में या तो हेल्थ के बारे में। तो यही है, अगर आप 5,000 पकड़ो तो एक साल में 60,000 होता है, 10 साल में 6 लाख होता है, और 50 साल में करीब करीब 30-40 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। एक आदमी के घर में, एक फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली पकड़ो तो 4 मेंबर कम से कम रहते हैं, और आप ये जो है 30-40 लाख रुपया मल्टीप्लाई करते जाते हैं 4 मेंबर में, तो 2-3 करोड़ रुपया हो गए। तो आज मैं आपकी हेल्थ भी बचाना चाहता हूँ और आपकी वेल्थ भी बचाना चाहता हूँ। तो आई एम गिविंग यू हेल्थ एंड अलॉन्ग विथ इट अ लॉट ऑफ वेल्थ। सो आगे की जो अपनी यात्रा है कोविड की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ
और ये आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, आपके लिए ये काफ़ी फायदे कारक होएगा। सो कोविड-19 जो 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 हम कह रहे हैं आज की तारीख में, तो वो 2019 में हुआ, इसके लिए हम उसको कोविड-19 कह रहे हैं। और ये इसके लिए कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट स्टार्टेड इन 2019। सो ये 2019 में शुरू हुई एक बीमारी है और यह वायरस पहली बार चीन के वुहान के पशु बाजार में पाया गया था। कहा जाता है कि चमगादड़ों से इस कोरोना वायरस का जन्म हुआ था और पॉसिबली वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च के दौरान एक आकस्मिक स्पिल घटना मतलब खुल गया एक पैकेट, उसके बाद वायरस फैल गया और इंसानों के लिए घातक वायरस बनकर फैल गया। भारत ने दिसंबर 2019 में अपना पहला कोरोना वायरस केस दर्ज किया क्योंकि चीन से एक पर्यटक जो परीक्षण जो बम्बई आया, इंडिया आया, उसके परीक्षण में कोविड-19 पॉजिटिव आया और ये वायरस पॉजिटिव टेस्ट करने वाले पर्यटक को कोरोना वायरस का डेल्टा संक्रमण माना जाता है, जो पहली बार दिसंबर 19 में इंडिया आया। कुछ ही समय में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी में बदल गया। महामारी का मतलब यही होता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। जब दुनिया में फैलता है तो उसको महामारी बोलते हैं हम, क्योंकि बेहतर, और ये हुआ क्योंकि बेहतर ट्रैवल साधनों, क्योंकि हम लोग आज इतना फास्ट है, आज एक आदमी सुबह में लंदन में है तो शाम को अमेरिका में है, शाम को अमेरिका में है तो दूसरे दिन जापान में है। तो ये जो फास्ट ट्रैवलिंग है उसकी वजह से ये वायरस काफ़ी जगह पे फैल गया और इस वजह से लोगों का एक से दूसरी जगह आना जाना तेज़ी से हो रहा था और इसी के साथ ये वायरस भी फैल रहा था। वायरस का डेल्टा संक्रमण बहुत घातक लग रहा था क्योंकि यह एक संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में से अधिकतम 3 से 5 दिन में घर कर लेता था और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद यह फेफड़ों के लिए बेहद घातक साबित होता था। वायरस से संक्रमित लोगों में खांसी, बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसे प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं। सांस लेने में भी कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट लगता है। इस लक्षण के कुछ दिनों के बाद फेफड़े वायरस से प्रभावित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के उपचार के बारे में। कोरोना वायरस का उपचार के पहले इसकी पुष्टि रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR से की जाती है, या तो फिर CT स्कैन के माध्यम से भी हो सकता है। कई वायरस प्रभावित लोग भोजन का स्वाद खो देते हैं और सूंघने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन मैं इसे एक आशीर्वाद मानता हूँ क्योंकि इस तरह से प्रभावित होने वाले लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं और बाद में वो लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। कई मामलों में यह वायरस सांस नली में जाने के बजाय फूड पाइप में चला जाता है और मरीज को डायरिया और वॉमिटिंग जैसी लक्षण पाए जाते हैं। यह वायरस फेफड़े में जाने के बजाय उस व्यक्ति के मल में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरिया एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति से उसके परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने का भी खतरा होता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति को अलग वॉशरूम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जब व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और शरीर में C रिएक्टिव प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, ऐसे में उसका अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, फेरिटिन और CRP जैसे रक्त परीक्षणों की मदद से एंटीकोएगुलेंट्स, ऑक्सीजन थेरेपी के साथ उपचार प्रक्रिया की जाती है। किसी भी मरीज को एंटीबायोटिक दवा नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे वायरस के संक्रमण और उनकी रोकथाम में कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा याद रखें कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग एक तरह से हमारे रिसोर्सिस का क्रिमिनल वेस्टेज ही है, क्योंकि इनसे कोई लाभ होने के बजाय ये दुष्प्रभाव का कारण बन जाती है। उपचार के दौरान रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी जैसी दवाओं ने कई रोगियों की जान बचाई है। संक्रमित होने के बाद भी हाई इम्यूनिटी शक्ति वाले लोग सबसे सुरक्षित होते हैं और वायरस से आसानी से बच जाते हैं। ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहा जाता है। सफाई, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें इसके बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रारंभ में जब चिकित्सा प्रोफेशनल्स को उचित उपचार का पता नहीं था तो इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि संक्रमण और उपचार के तौर तरीकों लेकर कोई सटीक उपचार नहीं मिल रहा था, जिससे कई लोगों की जान शुरू में गई।
चूँकि उसका कोई स्टैंडर्ड उपचार और पता नहीं था, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा वालों ने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अपने नुस्खों का प्रचार शुरू कर दिया। महामारी के दौरान हमने लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध, WHO, ICMR, MCI, नगर निगम, गैर सरकारी संगठनों जैसे सभी अधिकारियों के बीच संघर्ष देखा गया, जिससे हम सब भ्रमित भी हुए काफ़ी हद तक। शुरुआत में सही मार्गदर्शन और जानकारी की कमी, उचित दवा प्रणाली, अस्पतालों में भीड़भाड़, बुनियादी ढांचे की कमी, जनता का दबाव और सबसे बढ़कर लोगों की मानसिकता के कारण भी कई समस्याएं पैदा हुई। कई उपचार अलग अलग तरीक़ों से किए गए क्योंकि किसी को भी सही तरीके का पता ही नहीं था। हालांकि इटली में पीड़ितों के पोस्टमार्टम के बाद सटीक पैथोफिजियोलॉजी का पता चला और उचित वैज्ञानिक उपचार पैटर्न स्थापित किया गया। भारत में वैक्सीन के आविष्कार के 1 साल के भीतर ही परिदृश्य बदल गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व नेता बना। टीके की प्रभावशीलता को देखने के लिए कुछ को परीक्षण के लिए टीका लगाया गया। परीक्षण समाप्त होने और वैक्सीन के प्रभावी घोषित होने के बाद देश ने लॉकडाउन में ढील के साथ साथ नियमों और छूट में धीरे धीरे ढील देना शुरू भी कर दिया। लेकिन जल्द ही दूसरी लहर अधिक मारक और मृत्यु दर बढ़ने के साथ शुरू हो गई, क्योंकि हम लोगों ने कोविड-19 के नियमों और छूट को मजाक समझकर जमकर उसका उल्लंघन किया। मरीजों को इलाज के बारे में पिछली लहर से हमारे चिकित्सा पेशेवरों ने व्यापक अनुभव के कारण कुछ ही समय में दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया गया। मेरे अनुसार जैसा कि भगवान ने कहा था, संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण और राम जैसे भौतिक रूपों में नहीं आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए चक्रवात, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और कोविड-19 जैसी महामारियों के रूप में ये दिखाई देते हैं और हमें सीख देते हैं कि हम कितने डरपोक हैं और हम कितने नाजुक हैं और हमको भगवान का डर रखना चाहिए। हम काफ़ी हद तक हम निर्मल या तो वीक है और हम समझते हैं कि हमने मिसाइल बना दिया, हमने एटम बम बना दिया, हमने न्यूक्लियर बम बना दिया। बट ये एक जो वायरस है जिसको हम देख भी नहीं पाते, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, वो छोटा सा वायरस हमको कहाँ कितनी हद तक हिला देता है। तो ये एक भगवान ने हमें ये सीख दी है कि भाई तुम हमारे से ऊपर मत चलो। हालांकि मेरे हिसाब से भले ही ओमाइक्रॉन वायरस बहुत तेज़ गति से फैल रहा हो, लेकिन डेल्टा वायरस की तुलना में ये बहुत कम घातक है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि कोविड इन्फ्लुएंजा की तरह एक वायरस है, एक सामान्य वायरस है। यदि वर्तमान में आपने दोनों टीके लगवा लिए हैं और कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको कोई खतरा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन और सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमें हमारे घरेलू उपचारों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नमक के गुनगुना पानी के गरारे, नींबू और संतरे का रस, सोने के पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध, बुखार और सिर दर्द की स्थिति में सिनारेस्ट या विकोरिल जैसी गोलियां और बहती नाक के लिए लिसानियम टैबलेट सोने के पहले और 15 दिनों के लिए रोजाना विकोजिन जैसी विटामिन B12 और अपराइज D3 जैसे विटामिन D3 टैबलेट सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह के लिए लेना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और दिन में 3 बार ऑक्सीजन के स्तर की जांच करें पल्स ऑक्सीमीटर से। संक्रमित व्यक्ति के लिए 1 सप्ताह का आइसोलेशन और संक्रमित लोगों के संपर्क में रहने वाला, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक संक्रमित और एक संक्रमित के कांटेक्ट में है, जो संक्रमित लोग हैं उसको 1 हफ्ता आइसोलेशन रहना चाहिए और जो संक्रमित के साथ है जिसको 5 दिन का क्वारंटाइन जरूरी रहता है। ओमाइक्रॉन गॉड द्वारा बनाई गई ये मेरा मानना है कि ओमाइक्रॉन गॉड द्वारा बनाई गई एक कमज़ोर वैक्सीन है जिस फार्मा कंपनियां नहीं बना सकती और कभी नहीं बना पाएगी। डेल्टा वेरिएंट की तरह ओमाइक्रॉन वेरिएंट के उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती होने, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है और कोई मौत भी नहीं देखी जाती है। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। सो ओमाइक्रॉन is very important. We have to get it
एंड इट इज़ अ गॉड गिवन गिफ्ट, बिकॉज उससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत हुई. इट इज़ एज गुड एज वैक्सीन गिवन बाय गॉड. सो डेल्टा वेरिएंट को बदलने के बाद 8 से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर हम सभी संक्रमित हो जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ओमाइक्रॉन वायरस संक्रमण से टीका लगाया जा रहा है, जो एक प्रकार का गॉड गिवन गिफ्ट है, जिससे निकट के भविष्य में हमारी प्रतिरक्षा और इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ावा मिल जाता है. ओमाइक्रॉन एक कुदरती बख्शिश है जो हमको वैक्सीन से भी ज़्यादा हेल्पफुल है. हम सभी को एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और इस मानव निर्मित लैब लीक वायरस महामारी को खत्म करने के लिए प्रकृति और सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए. मेरा कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें पूरे समय मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीने की ज़रूरत है. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. अगर आपको ये हेल्थ शो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.